विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान और जो इतिहास का हमारा चल रहा है 5वां अध्याय विश्व के चरवाहा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। तो देखिए, आइए जरा अफ्रीका की तरफ चलें जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। चरवाहा यानी चराने वाले, जो पशुपालन करते हैं ना, घूम फिर के पशुओं को चराते हैं, उनको कहते हैं चरवाहा। चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान जैसे जाने माने समुदाय शामिल है। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या शुष्क रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गायें, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहा व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाले मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर क्या थे ये बदलाव? ये देखिए चरवाहा, ये जो पहाड़ वगैरह, यहाँ देखो ये फसलें वगैरह और ना, तो यहाँ पे पशु चराते हैं। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा, ये देख सकते हो आप, नामा, जुलूर, ये ठीक है। ये जो अभी हमने नाम पढ़े थे ना, देखो ये रही बोदो, बेफुलानी, बर्बेर्स, बदुइन, सोमाली, बेजा, मुर्स, तारोंग, ये सारी क्या है, वो जनजातियाँ हैं जो चरावाहा है। इन परिवर्तनों को हम चरावाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने इस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में इनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। ठीक है, जैसे पहले एक स्थिति ऐसी होती थी कि चरवाहा अपनी मर्जी से जाते थे, अपनी मर्जी से आते थे और जिस प्रकार से उन्हें अपने पशुओं को चराना था चराते थे, लेकिन अब पाबंदियां लग गई। चरागाहों का क्या हुआ? मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे, यानी कम होते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया, ये केन्या देश नाम सुना है आपने, से लेकर तंजानिया के घास मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहाँ न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चरागाह होते थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो चुका था। बहुत सारे चरागाहों को शिकार गृह बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व सामुब्रू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे शिकार गृह इसी अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरावाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेनगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चरावाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। ये देखिए सूखा क्षेत्र पड़ा है और यहाँ पे अब पाबंदी लगा दी गई है। देखो, देख सकते हो ना आप,
घास के बिना पशु देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए मवे, ये देखिए गायें कितनी, बहुत सारी गायें। मासाई नाम माँ शब्द से निकला है। माँ साई का मतलब होता है मेरे लोग। ये देख सकते हो आप, ऐसे लोग चराते हैं। ठीक है, तो ये पढ़े। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के साथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मासाइयों को धकेल दिया गया। एक छोटे से इलाके में लगातार का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चारागाहों की खोज में बहुत दूर 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 चले जाते थे। जब एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते, यानी एक स्थान पर घास सूख गया तो दूसरी जगह चले जाते थे, तीसरी जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दिया। ठीक है, पहले तो स्वतंत्र थे, अब जहाँ सूख गया ना वहीं चराना पड़ता था, दूसरी जगह नहीं जाने देते थे। मासाइयों की तरह अन्य चरावाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर लिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट के लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरावाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में वे तो कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे, गोरे किसको, अंग्रेजों को, यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के शर्म का ही तो भरोसा था। नई सरहदों ने चरावाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। इन्हें पाबंदियां और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद करना महसूस करने लगे। ठीक है, अब इन्हें प्रताड़ित करने लगे। उन्हें न तो पशु चराने देते थे, न कोई पशु बीमार हो जाता था तो उसको दवाई दिलाते थे। इससे उनकी चाराबाई और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत असर पड़ा। अब तक चरावाह न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार तो बंद नहीं हुआ, लेकिन अब तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। जब चरागाह सूख जाते थे सूखा दुनिया भर के चरागाहों की जिंदगी पर असर डालता था। जिस साल बारिश नहीं होती थी चरागाह सूख जाते थे। अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाकों में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता था। इसलिए परंपरागत तौर पर चरावाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते थे। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते। इसी घुमंतूपन की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते और संकट से बच निकलते। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चरागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया गया। एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, यानी प्रताड़ित किया जाता था, अत्याचार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि केन्या में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधा से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरावाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट हुई। ये देखो योद्धा गहरे लाल रंग की शुकार मोतियों के आभूषण पहनते। ये देखो जनजाति ऐसे पहनती। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरागाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बंटा हुआ था, वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। ये योद्धा देखो, वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीलों की
हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे वकीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरागाह समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे एक दूसरे के मवेशियों को छीन कर लाते थे। ये देखिए, ये जनजाति है। युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित करते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मासाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मासाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुनाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों के पास आकर बस गए। ठीक है, इसके बाद देखो, और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरावाई और गैर चरावाई दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी तरह वजह से घट जाए तो वे जानवर खरीद सकते थे। जो चरावाई सिर्फ अपने जानवरों के सारे जिंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उन सब का कुछ खत्म हो पड़ता था। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों में बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ही न हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरावों के बीच नया भेदभाव हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है? इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए जानवरों को चराना मुश्किल काम होता चला गया। जो चरागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे की समस्या, इनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी। इसलिए वे नए चरागाहों की तलाश में, यानी जहाँ पशु चरने जाते हैं वो स्थान कौन सा हो गया? चरागाह। फिर भी चरावाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को डालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते, जानवरों की संख्या कम कर लेते, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते और राहत रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते। वे उन इलाकों में अपने अधिकारियों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती। और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा है। चरागाह अतीत के अवशेष नहीं है। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरागाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये देखिए, भेड़ें देखिए ना आपने, इस तरह रोडों पे आप चलती देखिए। तो ये चीज़ होगी, ये हो गया आपका पार्ट पूरा। इसके क्वेश्चन आप कर लेना जो आपको मिले, या आपके पास कोई भी एक्सीलेंट वगैरह है तो उसमें से कर लेना।